नमस्कार प्यारे साथियों। मनोविज्ञान के इस पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने मनोविज्ञान पार्ट फर्स्ट, जिसमें सामान्य परिचय के रूप में हमने चर्चा की थी, वो कर चुके हैं और उससे जस्ट आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लास्ट लाइन हमारी यही थी कि विलियम वुंट को संरचनावाद और अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है। उससे आगे हैं मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाएं, जिसको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वुडवर्थ से शुरुआत करते हैं कि वुडवर्थ नाम के एक विद्वान है जिन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, मन, मस्तिष्क और चेतना, इन सब को त्याग करके, ठीक है, अभी वर्तमान में किसको अपनाया है? व्यवहार को अपनाया है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा था इसको, फिर उसके बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा था और चेतना का कहा था, और अंत में अभी व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को जाना जाता है। वुडवर्थ की एक दूसरी परिभाषा है कि वातावरण के संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के मानवीय व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। कुल मिला के बात यही है कि मानव जो व्यवहार करता है और उस व्यवहार को अपन अध्ययन करते हैं, उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट, स्किनर स्किनर का कहना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर का ही दूसरा स्टेटमेंट है, मनोविज्ञान अनुभव और व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, इस प्रकार से ये परिभाषाएं थी, और भी है। एक इम्पोर्टेंट तथ्य कि 20वीं सदी का चमकता सितारा किसे कहा जाता है? तो वाटसन को कहा जाता है, जो व्यवहारवाद के जनक है। ठीक है, उसके बाद बोरिंग जो है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। बोरिंग की ये परिभाषा है। ठीक है, वाटसन फिर कहते हैं कि मनोविज्ञान को लिखा नहीं जा सकता और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। ये वाटसन का स्टेटमेंट है। विलियम मैकडूगल आते हैं, ठीक है, जिन्होंने 14 प्रकार के समयक बताए थे। फॉर्म समयक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, समयगात्मक विकास में पढ़ेंगे, बाल विकास में। और इनका जो स्टेटमेंट है वो यही है कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का विज्ञान, यथार्थ विज्ञान है। आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। फिर क्रो एंड क्रो आते हैं। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी तो बालकों की शताब्दी है। ये क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है। इसके बाद आते हैं मॉर्गन और जेम्स ड्रेवर। देखिएगा, जब ये परिभाषा पूछी जाए और दोनों ऑप्शन में दे रखे हो, तो हमें राइट आंसर जेम्स ड्रेवर का करना है, क्योंकि इस परिभाषा का संबंध मूलतः जेम्स ड्रेवर से है। मॉर्गन ने इनका सहयोग किया था, इसलिए मॉर्गन और जेम्स ड्रेवर दोनों लिखा जाता है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव और पशु दोनों के व्यवहारों का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं मनोविज्ञान में। ठीक है, पिल्सबरी कहते हैं कि मनोविज्ञान को मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब चलिए समझते हैं मनोविज्ञान का नेचर, है ना, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति वैज्ञानिक होती है ना, क्योंकि तार्किक रूप से सोचना समझना इसमें रहता है। इसका प्रमुख कार्य मानव व्यवहार का अध्ययन करना है ना, ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करना इसका मुख्य कार्य है। ये विधायक विज्ञान है। विधायक मतलब सकारात्मक, पॉजिटिविटी इसमें भरी रहती है। इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, क्योंकि कहीं भी चले जाओ, अमेरिका में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी यही सिद्धांत है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, वहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है। इसमें मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? कि भविष्यवाणी इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये क्या है कि व्यवहार को देख करके, व्यवहार मतलब जो आप कार्य करोगे उसमें आपका व्यवहार प्रदर्शित होगा, तो आपके कार्यों को देख करके आपका भविष्य के लिए बता सकते हैं कि आप ऐसा कर पाओगे। सपोज कोई बच्चा, अगर जैसे कहते हैं ना कि जो पूत के पाँव है, पालने के अंदर ही पता लग जाता है कि आगे चलकर ये क्या करेगा, तो उस प्रकार से भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का अध्ययन कर सकते हैं। तीनों कालों का कैसे? जो कार्य आपने पहले किया है, जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, और जो अभी वर्तमान में कर रहे हो, इन तीनों कार्यों का अध्ययन करके आपका व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और फिर आता है कि मनोविज्ञान का अध्ययन का जो केंद्र है वो मानव का व्यवहार ही है। और मनोविज्ञान में बालकों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष होते हैं। इन तीनों पक्षों का अध्ययन कर सकते हैं। इन पक्षों का
अध्ययन हम शिक्षण विधियों में करेंगे। ठीक है, डिटेल से इनमें समझेंगे, इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, इनको डिटेल से शिक्षण विधियों वाले पार्ट में हम समझेंगे। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला तथ्य यही है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो आंसर अपना होगा अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक के रूप में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अरस्तु होगा। ठीक है, फिर आता है आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक कौन है। तो इसमें देखिए बहुत सारा इसमें विवाद रहता है। विवाद ये रहता है कि कुछ लोग इसका जनक विलियम वुंट को बताते हैं, तो कुछ लोग विलियम जेम्स को बताते हैं। तो ये कन्फ्यूजन हम क्लियर कर लेना हमें कि ये विलियम जेम्स जो थे वो अमेरिकी विद्वान थे। कौन थे, अमेरिकी विद्वान थे। इसलिए अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जो परचम लहराया था वो विलियम जेम्स ने लहराया था। इसलिए हम ये समझें कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अमेरिका के तौर पे देखा जाए तो विलियम जेम्स है, और अदर ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे विलियम वुंट ही होगा। ठीक है, ये है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। उसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को मानते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इन्होंने लैब स्थापित की थी लिप्जिंग शहर में, वो हमने पढ़ाई था। और व्यवहारवाद का जनक वाटसन को माना जाता है। आधुनिक व्यवहारवाद वाटसन, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाटसन ही रहेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम मनोवैज्ञानिक ये देकार्ते थे, और प्रथम मौलिक व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है वो स्किनर है। और बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालोजी को मानते हैं। पेस्टालोजी एक विद्वान है जिन्होंने 1774 में एक बुक लिखी थी और अपने 3.5 वर्षीय बच्चे पे प्रयोग किया था, है ना। ये हम बाल विकास में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए मनोविज्ञान की अलग अलग ब्रांचेज है, जिसमें हमारे काम की जो चीज़ है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, आगे चलकर हम करेंगे इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान। अभी जोड़ेंगे इसको, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ करके शिक्षा मनोविज्ञान एक समझेंगे। इसका जनक है थॉर्नडाइक, समझना। ठीक है, थॉर्नडाइक है, याद रखना। फिर आता है कि भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना 1916 में। ये तथ्यात्मक सूचना है, इनको बस याद रखना आपको। ठीक है, और भारतीय मनोविज्ञान संगठन 1924 में। और भारत में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना 1889 या 89 में कलकत्ता में की गई। ठीक है, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडुगल ने किया था। ये मैकडुगल वही है जिन्होंने चेतना को सबसे बुरा शब्द बताया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षा क्या होती है। ठीक है, पहले हमने समझा था मनोविज्ञान, अब हम समझ रहे हैं शिक्षा। फिर उसके बाद दोनों को जोड़ करके शिक्षा मनोविज्ञान बनाएंगे। शिक्षा बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का विकास करने वाली जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको शिक्षा कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो मानव व्यवहार में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा कहलाती है। शिक्षा क्या कहलाती है, व्यवहार में परिवर्तन करने की जो प्रोसेस है उसे हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षा जो शीर्षक नामक की पुस्तक है वो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी गई थी। ये तथ्यात्मक सूचना आपको याद रखनी है। उसके बाद शिक्षा, इंग्लिश में देखिए एजुकेशन कहते हैं इसको, है ना, आप सभी जानते हैं। लैटिन भाषा का जो शब्द है, ये एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा समझने योग्य एक चीज़ यह है कि जो एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम, एडुकेयर, एडुशेयर, ये जो भी 3 शब्द होते हैं इनसे मिलकर बना होता है। इनका सारांश यह है ई प्लस ड्यूको। ठीक है, ई प्लस ड्यूको से तात्पर्य क्या है, ई का मतलब होता है आंतरिक और ड्यूको का मतलब बाहर प्रकट करना। यानी शिक्षा क्या है, आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, आप में ज्ञान भरा पड़ा है सब में, उसको बाहर प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वही शिक्षा है। ठीक है, उसके बाद शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। देखिएगा ये धातु क्या है, धातु हम संस्कृत में पढ़ेंगे। धातु जो क्रियाएं होती है ना, क्रिया वर्ब्स, उनको धातु कहते हैं इसमें। ठीक है, संस्कृत में धातुओं को
हम समझेंगे आराम से, डिटेल से जब पढ़ेंगे। मानी जाती है जिसका तात्पर्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीखना, और व्यक्ति सीख करके अपने व्यवहार में क्या कर लेता है, चेंजेस, परिवर्तन कर लेता है। अब देखिए शिक्षा की परिभाषा समझते हैं कि परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा शिक्षा को लेकर। सुकरात सबसे पहले कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में निहित अमूर्त विचारों को बाहर प्रकट करना शिक्षा कहलाता है। ठीक है। प्लेटो कहते हैं कि एक ही क्षण में सुख दुख का अनुभव करने की जो प्रक्रिया है वो शिक्षा कहलाती है। फिर पेस्टोलॉजी आते हैं और कहते हैं कि शिक्षा बाल विकास की स्वाभाविक, विरोध विहीन और प्रगतिशील प्रक्रिया है। उसके बाद जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा वातावरण पर नियंत्रण करने की योग्यता है। फिर विवेकानंद जी कहते हैं कि मानव में निहित आध्यात्म गुणों का विकास करना है, क्या है, एजुकेशन है या शिक्षा है। ठीक है। देखिएगा हमने पहले मनोविज्ञान समझा, फिर शिक्षा को समझा, अब समझते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान, दोनों को एक साथ करके लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। मुझे एक चीज़ बताइए, मनोविज्ञान में क्या होता है। मनोविज्ञान में हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और शिक्षा अभी हमने पढ़ा है कि ये परिवर्तन करती है, व्यवहार में क्या करती है, परिवर्तन करती है। तो अब शिक्षा मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य हो जाएगा कि परिवर्तित मानव व्यवहार, परिवर्तित कैसे हुआ, शिक्षा के द्वारा परिवर्तन होता है। और व्यवहार का अध्ययन किस में होता है, मनोविज्ञान में। इसलिए परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। समझ रहे हो ना, परिवर्तित कैसे हुआ, शिक्षा के द्वारा, और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में। तो इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान को हम परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं उसे शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति रूसो के प्रकृतिवाद से मानी जाती है। रूसो एक विद्वान है, उन्होंने एक ये वाद दिया था, प्रकृतिवाद थ्योरी है इनकी, से मानी जाती है। रूसो ने अपनी पुस्तक ईमाइल, रूसो की एक पुस्तक है जिसका नाम है ईमाइल। और एक चीज़ ये कि ईमाइल रूसो का एक काल्पनिक शिष्य मात्र था। कल्पना के माध्यम से इन्होंने एक शिष्य बनाया था और अपनी जो कल्पनाएं थी उस पुस्तक में लिखी, और पुस्तक का नाम भी ईमाइल इन्होंने रख दिया था। और ये कहते हैं कि बालक जो कुछ भी सीखता है वह प्रकृति की गोद में रहकर सीखता है, और प्रकृति उसे दंड और पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है। यहाँ पे एक पुस्तक नाम लिखा हुआ है, बुक जैसे कहते हैं, कि रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है, अतः सभी शिक्षकों को उस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न बन जाता है किसके अनुसार बालक एक पुस्तक के समान होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ आंसर रहेगा जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक भी एक विद्वान है, इनके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रत्यय दिया गया था। और ये संप्रत्यय 2 कथनों में दिया गया था। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है ना, कोरा कागज होता है, मैं उस पर कुछ भी लिख सकता हूँ। सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि बालक बालिकाओं को किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये इनके स्टेटमेंट थे। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कोरी स्लेट किसने कहा, बालक बालिकाओं के मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने कहा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जॉन लॉक। कोरी स्लेट को अपन टेबुला रासा भी कह सकते हैं, जो कि सीटेट में कई बार पूछे जाते हैं। टेबुला रासा एक टेक्निकल वर्ड है साइकोलॉजी में। उसके बाद तथ्यात्मक सूचना में अगली सूचना यह है कि सन 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो नामक पुस्तक की रचना की थी। ये इनकी बुक का नाम है जो आपको याद रखना है। उसके बाद 1898 में थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंसी नामक पुस्तक लिखी। और इसी क्रम में 1899 में विलियम जेम्स वापस आते हैं और टीचर्स टू टॉक पुस्तक की रचना करते हैं। ये तथ्यात्मक सूचना है जो केवल मात्र याद रखना आपको। सन 1900 में शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव हुआ था और 1903 में थॉर्नडाइक द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी गई थी। 1903 में देखिएगा पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद
शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक स्वरूप जो है 1920 में प्रकट हुआ था। और वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने के लिए जिन मनोवैज्ञानिकों का जो सहयोग था वो था थॉर्नडाइक, टर्मन, जड़ और टर्मन। इनके प्रयासों से ये वास्तविक रूप प्रकट हो पाया था। उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य अभी हमने समझे थे, अभी हमने पहले पढ़ाई था कि प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक के रूप में थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी थॉर्नडाइक को ही कहते हैं। और जो इसके थॉर्नडाइक के जो प्रयास थे, या फिर यूं कहें कि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रूसो को जाता है। ठीक है। इसके बाद थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान के विकास की प्रक्रिया के दौरान 4 दोष बताए थे, जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया था इग्नेसिया। इग्नेसिया क्या है कि स्मृति का बीच बीच में लोप हो जाएगा। स्मृति का बीच बीच में लोप यानी भूलने लगता है चीज़ों को। दूसरा है अफेजिया, जिसमें मौखिक रूप से बच्चा बोलने में कठिनाई अनुभव करता है ना। बालकों के लिए है ये, छोटा बच्चा मौखिक रूप से बोल नहीं पाता है, जिसे अफेजिया नाम दिया गया था। डिसऑर्डर होते हैं ये, रोग होते हैं, डिजीज होते हैं। ठीक है। उसके बाद है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में बच्चा मातृभाषा सीखने में कठिनाई अनुभव करेगा। मातृभाषा कह दो या प्राथमिक भाषा कह सकते हैं उसको। फिर आता है अग्रेपिया। अग्रेपिया में बालक द्वितीय भाषा सीखने में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की ओर प्रकाश डालते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं विद्वान क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट बालक बालिकाओं को जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों की व्याख्या और वर्णन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद आते हैं कोल्सनिक, जो ये कहते हैं कि मनोविज्ञान के नियम और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। फिर आते हैं स्किनर महोदय कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। और स्किनर महोदय शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने सिखाने की प्रक्रिया से होता है। स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। यह महत्वपूर्ण परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की तैयारी की आधारशिला है। फिर पील महोदय कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है या शिक्षा का विज्ञान है। ये अपने नाम से ही इन्होंने छोटी सी परिभाषा दी है, जैसा इनका छोटा सा नाम है उतनी छोटी परिभाषा इन्होंने दी है। इसके बाद हम इसके नेचर के बारे में समझते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसकी प्रकृति है वैज्ञानिक होती है, वैज्ञानिक प्रकृति की होती है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, परिवर्तित मानव व्यवहार का अध्ययन करना। जबकि मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य क्या था, मानव व्यवहार का अध्ययन था। इसमें परिवर्तित शिक्षा भी आ गई तो शिक्षा मानव के व्यवहार को परिवर्तित कर देती है। उसके बाद हम अध्ययन देखते हैं कि ये नियामक मतलब नियम और सिद्धांतों वाली जो ब्रांच है, ये शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में ये तथ्य आ जाता है, तथा सकारात्मक विज्ञान है। और इसके नियम सिद्धांत भी क्या है, सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। और इसमें भी परिवर्तित मानव व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त व्यवहारिक शाखा है, यानी ये एप्लीकेबल, जिसे हम कह सकते हैं कि उपयोगी शाखा है, जिसे हम अनुप्रयोग में ला सकते हैं। तो ये था मनोविज्ञान का सामान्य परिचय और इसकी परिभाषाएं और इससे संबंधित विद्वान जिन्होंने मनोविज्ञान को एक आधार प्रदान किया था। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।